आज उत्तर प्रदेश चुनावों के इस मंच पे चिराग पासवान का स्वागत करते हुए मुझे 1985 का उत्तर प्रदेश याद आता है। बिजनौर, जब रामविलास जी ने चुनाव वहां से लड़ा, मीरा कुमार से मुकाबला उनका था, मायावती शायद निर्दलीय उस समय चुनाव लड़ रही थी और रामविलास जी दूसरे नंबर पर रहे थे। पर चिराग आज उत्तर प्रदेश में किस नंबर पर रहने के लिए आए हैं? आप यूपी में चिराग पासवान क्यों? देखिए, मैं चिराग पासवान किस नंबर पर रहता है नहीं रहता है वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि उत्तर प्रदेश आगे रहे। मेरा देश, जब मेरे प्रधानमंत्री विकसित भारत की कल्पना करते हैं, ऐसे में देश के हर राज्य का आगे बढ़ना ज़रूरी है। और बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पे देश की एक बड़ी आबादी रहती है, और ऐसे में अगर उस आबादी के एक हिस्से के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वर्ग विशेष से आते हैं, वो वंचित हैं, उनके पास आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, ऐसे में उनकी आवाज़ बन सकूं, जो प्रयास मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, बस सिर्फ इस सोच के साथ आया हूं। मेरे पिता का यहाँ से चुनाव लड़ना अपने में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उनके दिल के कितने करीब था। ऐसे में जब आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी सोच को आगे लेकर जाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। पर अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें और एनडीए के बाकी अलायंस पार्टनर्स को देखें तो ओबीसी दल कई देते हैं। देखिए, जातियां उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक सच्चाई है। आज कोशिश यही कि विकास आगे हो, लेकिन जातीय राजनीति होती है, इसमें कोई इनकार कर नहीं सकता। पर अभी जितने सहयोगी दल हैं उसमें ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल हैं। क्या चिराग पासवान उस एक वैक्यूम को फिल करेंगे? क्योंकि इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि चिराग, उनको तो ऊपर से भेजा गया है। सच में? देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी के विस्तार की सोच में रखता हूं। मेरे नेता ने चाहा था कि पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, और आज मुझे खुशी है कि आज न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं, कई राज्यों में लोकल बॉडी के चुनाव से जीते हुए हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी हमारी सोच है कि पार्टी एक मजबूत उपस्थिति अपनी उत्तर प्रदेश विधानसभा में दर्ज कराए। हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर है कि अलग अलग जातियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले कई दल हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात का अनुभव किया कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो अनुसूचित जाति से आता है, उनको लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के द्वारा, और जब मैं विपक्षियों का जिक्र कर रहा हूं, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके द्वारा उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सीटें जीती लोकसभा में, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा जो झूठ इन्होंने लोकसभा चुनाव में बोला। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कि आज 2 साल हो गए मेरी सरकार को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हुए। इन 2 सालों में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का लोकतंत्र समाप्त हो गया? या किस संविधान की हत्या कर दी गई? झूठ बोलकर इन लोगों ने वोट हासिल किया, और आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो असामाजिक तत्व की सोच के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज के उसी वर्ग को करने का काम करते हैं। इन्हीं के लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं, और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये लोग जाना भी जरूरी नहीं समझते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखती है। तो यकीनन ऐसे में मैं ऐसे वर्ग की आवाज़ मजबूती से बनना चाहता हूं जिस वर्ग से मैं खुद आता हूं। हम लोगों ने पासी, पासवान, अनुसूचित जाति से आने वाले हर एक वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी तो आवाज़ बनना ही बनना क्या है। ललिता गौतम, जब केस पूरा जो अभी सुर्खियों में है, आप वहां पर गए हैं? बिल्कुल, मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिस दिन ये घटना घटी तुरंत उसके बाद, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 17 मई को ही पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ना सिर्फ हम लोग वहाँ पर गए, बल्कि हम लोगों ने विस्तार में इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने देने का काम किया।
यकीनन कतई हम लोग इस पे राजनीति करने की सोच के साथ नहीं, परिवार को न्याय मिले इस सोच के साथ हम लोगों ने उस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया। और ये उन्हीं घटनाओं में से एक है जिसका जिक्र मैंने किया, जहां पे विपक्षी दलों ने चुनाव में इन लोगों को भ्रमित कर कर वोट तो लेने का काम किया, पर आज जब उनको इनकी ज़रूरत है तो ये लोग उपस्थिति तक भी दर्ज कराना ज़रूरी नहीं समझते, उल्टा परिवार को और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो इनकी आवाज़ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से बने, इस सोच के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। पर उत्तर प्रदेश में जब हम दलित विचारों वाली पार्टी की बात करते हैं, दलित हितों की बात करने वाली पार्टी की बात करते हैं, तो शायद बहन मायावती का सबसे बड़ा चेहरा सामने आता है। हालांकि अब चंद्रशेखर भी, जो कि लोकसभा चुनावों में भी एक सबको चौंकाते हुए परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, सीट निकाली थी, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा दिखाते हैं। फिर चिराग पासवान की जगह कहाँ है? देखिए, मैं चेहरा दिखाने, चेहरा चमकाने, जैसा मैंने कहा, मैं कतई इस सोच के साथ नहीं आया हूँ। मेरा समर्पण है समाज के वंचित वर्ग के प्रति, और उस वंचित वर्ग के जब मैं बात करता हूँ, मैं हर वर्ग की बात करता हूँ, हर जाति, हर धर्म से आने वाले लोगों के समावेश की मैं बात करता हूँ। मेरे नेता के विचारों को आगे लेकर चलने की मैं सोच रखता हूँ। यकीनन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर अनुसूचित जाति की प्रमुखता से आवाज़ बनने का उन्होंने काम किया। इसी श्रृंखला में मैं इस बात को भी उतनी ही विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं कि आदरणीय बहन मायावती जी ने भी समाज के उत्थान के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनके संघर्षों के साथ अपने आप को मजबूती से जोड़ने का काम किया। आज की तारीख में सक्रियता उतनी नहीं दिखती है, कई बार इस बात का अभाव भी कारण बनता है कि समाज के उस वर्ग, अनुसूचित जाति के साथ हो रही प्रताड़नाएं उतनी मजबूती से सुनाई नहीं देती हैं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि समाज के हर वर्ग और ख़ास तौर पर अनुसूचित जाति, जिनकी आवाज़ आज की तारीख में शायद उत्तर प्रदेश में मजबूती से उठाने वाले नाम ना के बराबर रह गए, वो बनने का प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ। ऐसे में मायावती जी की तरफ से जब बयान दिया गया, पहले तो जब चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता गए, काफ़ी हंगामा हुआ, कई कई चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हुए। उसमें मायावती जी की तरफ से कहा गया कि मैं उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकती हूं जो समाज को बरगला के और उनके हितों से अलग कर रहे हैं, जिस पर चंद्रशेखर जी का जवाब भी ये था कि वो मायावती जी का भले सम्मान करते हैं, पर वो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं उनसे सहमत हैं कि ये उग्र था या आक्रामक था, और वो चाहते हैं कि लोग पूरी आक्रामकता के साथ विरोध प्रदर्शन करें। दोनों की राजनीति एक दिशा में हो रही है, पर बिल्कुल अलग अंदाज में हो रही है। चिराग पासवान इन दोनों तरह की राजनीति पर क्या कहेंगे? अनुसूचित जाति समाज का ना सबसे ज़्यादा अहित इसी राजनीति ने किया है, जहाँ पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से एक घटना का आंकलन करता है। ये गलत सोच है। वो घटना घटी है, वो आपके लिए कोई केस स्टडी नहीं है कि आप उस पर अपनी राजनीति कैसे चमकाएं। एक पार्टी ये बयान दे रही है, दूसरी पार्टी वो बयान दे रही है, तो इसमें वो परिवार कहाँ गया जिसके साथ अन्याय हुआ? उसकी आवाज़ कौन बन रहा है? आप अपने अपने दलों की आवाज़ बन रहे हैं। मैं इस बात को मैं एस्टैब्लिश करना मैं चाहता हूं, मैं पार्टी की आवाज़, पार्टी का चेहरा, खुद का चेहरा चमकाने की सोच के साथ नहीं आया हूं। मैं उन लोगों की आवाज़ बनने की सोच के साथ आया हूं जिनकी आवाज़ शायद आज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां से उनको न्याय मिले, और इसीलिए उनकी आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री जी तक, केंद्र सरकार तक, केंद्रीय गृह मंत्री जी तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करता तो हूं। आपके लिए एक अनुसूचित जाति के नौजवान के लिए, एक नवयुवती के लिए क्या भविष्य है? क्या चाहते हैं आप? क्या रास्ता वो अपनाए? वो तो कंफ्यूज होंगे इस तरह की दो राजनीतिक बयान सुन सुन के। देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले जात पात, धर्म, मजहब की बंदिशों से अपने आप को निकाले। कई बार अनुसूचित जाति कह कहकर आपको मेंटली आपको तोड़ा जाता है। कई बार आपको इन्फीरियर होने का एहसास दिलाया जाता है। आज की तारीख में चिराग पासवान, मैं भले अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ,
बट मैं कहीं पीछे नहीं रहा, भले अपर कास्ट के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाने की बात हो, पिछड़ा वर्ग के किसी गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति की आवाज़ उठाने की बात हो, मैं हर जगह मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा, उनकी आवाज़ बन के, उन्हीं के परिवार का बन के। तो ऐसे में दलित समुदाय से आने वाले जितने भी युवा हैं, बस सिर्फ इतना आग्रह है कि पढ़ लिख कर अपने आप को इतना सशक्त कर लें कि आप अपनी आवाज़ खुद बने, कोई दूसरा आपकी लड़ाई लड़े, ये परिस्थिति ही ना आए। ये एक नारा था, है आपकी पार्टी का, न जात न पात करेंगे सबकी बात। पर अब ज्यादा जोर से दूसरा सुन रहा है कि गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान। क्या दोनों में से कौन से पे, किस विकल्प पे टिक मारना है? देखिए, मैं दोहराता हूं कि मैं समावेश की सोच रखता हूं, बट समाज के अगर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके बीच राजनीतिक दृष्टि से मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ये उसी समावेश की सोच को बल देने की बात करता है। समाज का एक सबसे अगड़ा वर्ग, जिसको कहा जाता है कि पूरी तरीके से सक्षम है, क्या वो वर्ग को न्याय मिल रहा है? आज मेरे बिहार में ही एक एनकाउंटर हुआ, वो पंडित परिवार से ही वो आता था। उसकी भी मैंने निंदा उतनी ही प्रमुखता से की जितने यहाँ पे किसी पासी समाज के साथ हो रहे आप भरत अन्याय तिवारी की केस की बात कर रहे हैं? भरत तिवारी जी केस की बिल्कुल, बात मैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी भी मैंने उतनी ही प्रमुखता से आवाज़ बनने का प्रयास किया। ये दो छोर हैं जिनको अपनी अपनी राजनीतिक दृष्टि से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। एक को इस बात का एहसास दिला के कि भाई तुम तो सबसे ज़्यादा सक्षम हो, बट आज उसके घर में भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और दूसरा वर्ग जिसको कि तुम अछूत रहे हो, तुम गांव से बाहर रहे हो, तुम तो अनुसूचित जाति के हो, उनको भी अलग रखा जा रहा है। ये वही समावेश है जिसको मैं A to Z में कहता हूँ। ए जिनको सबसे आगे दिखा के अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है, दूसरे को Z बता के पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़ा करके अन्याय उनके साथ भी किया जा रहा है। बट इस पंडित पासी पासवान के बीच में समाज का हर एक वर्ग है जिसकी मैं आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इनमें से 2 वोट ऐसे हैं जो अयोध्या में हरा दिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लिए पूरे समय, अब तो संसद में आपके सामने वो कटाक्ष होते रहते थे जो अखिलेश यादव करते थे। नहीं बिल्कुल, और ये उसी का मैंने जिक्र किया, ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। नहीं तो विधानसभा में आप मदद कर सकते हैं अपने सहयोगी की। देखिए, मैं ज़रूर, अगर मैं गठबंधन मुझे नहीं पता कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पूर्व मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में मैंने 2020 में बिहार का विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा। इसकी सोच कहाँ से आई? क्योंकि 2005 में मेरे नेता ने बिहार विधानसभा का चुनाव अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी 2002 में मेरे नेता ने अकेले चुनाव लड़कर 2 विधायक जिताकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजने का काम किया। तो मुझे नहीं पता कि गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा। मैं राजनीतिक दृष्टि से इन तमाम मूल्यांकनों को कम, बट हाँ, मैं उस समाज को एकत्रित करने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ जिसको लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं, और आज जब उनको ज़रूरत पड़ रही है तो उनके साथ खड़े होना भी वो लोग ज़रूरी नहीं समझ रहे, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनको अपने साथ जोड़कर विकास की राह पर आगे लेकर जाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। ये 10 सीटें शायद आपको मिल रही हैं यूपी में लड़ने के लिए या नहीं? नहीं, गठबंधन के तहत नहीं, हम लोग अकेले 2002 में हम लोग चुनाव लड़े थे। हाँ। और उसके बाद गठबंधन नहीं, इस बार तो इस तरह की खबरें कुछ आ रही थी अंदर खाने। कितनी 10 सीटें, हाँ? दहाई का आंकड़ा आपने कहा। श्वेता जी, यू बीन वेरी काइंड टू मी एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मैं एक ऐसे राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसको सार्वजनिक मंचों पे हमेशा कमतर आका गया। मुझे लोकसभा चुनाव में कहा गया कि 1 सीट मिल जाएगी, 2 सीट मिल जाएगी, और ये मैं श्रेय मेरे गठबंधन के सहयोगी और ख़ास तौर पे मेरे प्रधानमंत्री जी को ज़रूर दूंगा कि एक अकेले सांसद वाली पार्टी को
उन्होंने 5 सीट, मैंने 5 सीट, 5 की 5 जीत कर दी, वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी ये कि ये विश्वास उनका मुझ पे होना कि चिराग 5 सीटें जिता के ला सकता है। गठबंधन में अकेले सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें देने का काम किया। कमिंग टू बिहार विधानसभा चुनाव, वहाँ पे कहा जा रहा था कि मुश्किल से 10-12 सीटें। अब तो 10 आप उत्तर प्रदेश में कह रही हैं, बिहार में बिहार में हमें 10-12 सीटों पे सीमित किया जा रहा था। 29 सीटें दी, जिसमें से यकीनन डिफिकल्ट सीटें भी थी, 26 हारी हुई सीटें थी, पर उनमें से हम लोग 19 सीटें हम लोग जीत कर आए। मैं दोहराऊंगा, मुझे अंक गणित नहीं पता कि क्या रहेगा, कितनी सीटें गठबंधन में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, गठबंधन का स्वरूप होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट मेरी तैयारी 403 सीटों पर है, ताकि अगर मैं गठबंधन में भी चुनाव लड़ूं तो मेरे गठबंधन के सहयोगियों को भी अपनी हर उस विधानसभा पे मेरे समर्थकों का साथ मिलना चाहिए। गठबंधन की सोच ही यही होती है। तो आज मेरी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें कई प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किए, जिसमें संगठन का विस्तार भी है। और आज ये फैसला लिया गया कि हमारे संगठन के साथी 403 विधानसभा पे अपनी तैयारी करने जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपकी बातों को आपके साथी सीरियसली भी बहुत लेते हैं, क्योंकि इकलौते नेता मुझे लगता है कि नहीं, साथ भी नहीं लड़ पा रहे हैं, कोई गठबंधन अपनी पार्टी में पूरी तरीके से संघर्ष मचा हुआ है, उसके बीच में मैं मोदी का हनुमान हूं बोलते हुए, अपनी बातों को रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। और एक ट्रेजेडी से जब आप गुजर रहे हैं, तो आपकी बात को हल्के में तो लेंगे नहीं वो, कि अगर ये सीट, इतनी सीटों की तैयारी कर रहा है, उससे अच्छा गठबंधन कर लो इसके साथ। पर आपको लगता है कि चिराग आपने मेरे बिहाफ पे एडवोकेट कर ही दिया है तो मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या चिराग पासवान वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं? आपको लगता है कि आप एनडीए में, यूपी में एक्स फैक्टर लेकर आ सकते हैं? देखिए, मैं दोहराता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या फैक्टर हूँ, नहीं हूँ, बट मैं ज़रूर मानता हूँ कि मैं उस परिवार के लिए एक फैक्टर ज़रूर बनना चाहता हूँ जो आज भी अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। उस परिवार का फैक्टर बनूँ, उस माँ का फैक्टर बनूँ, उस भाई बहन का फैक्टर बनूँ, ये सोच मेरी ज़रूर है। चुनावी दृष्टि से, एंड आई थिंक श्वेता जी, इट्स टू अर्ली। फिलहाल मैं अपने संगठन पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी पूंजी एकत्रित कर रहा हूँ, अपने लोग, समान विचारधारा वाले साथियों को साथ लेकर चल रहा हूँ। ये जनाधार हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब ये विस्तार इसी तरीके से होता रहेगा, तभी गठबंधन भी आपको आगे अहमियत देगा या पूछेगा। तो फिलहाल मैं गठबंधन का हिस्सा बनूं नहीं बनूं, कतई मेरी प्राथमिकता ये नहीं है। मैं खुद का इतना विस्तार कर लूं कि कल को आए आपके पास गठबंधन करने के लिए, इतना रेलेवेंट जरूर बनाऊंगा। आप लोग सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि शायद उत्तराखंड, पंजाब, सबकी तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं 19 तारीख को मैं पंजाब जा रहा हूँ। वहाँ पे स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में माथा टेक के विधिवत तरीके से वहाँ की भी प्रचार की शुरुआत करूँगा। 2 दिन पहले मैं उत्तराखंड में भी था। इतना ज़रूर तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में तीनों जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी। फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और साथ में देश भर में विस्तार। देखिए, बिहारी हूँ तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो सोच को मजबूती से बल देने का प्रयास करता रहा हूँ। पर हाँ, भारतीय हूँ उससे पहले। ऐसे में भारत का हर राज्य, और ख़ास तौर पर ऐसे राज्य जहाँ पे मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले, आज पापा को गए 6 साल हो गए, पर उसके बाद भी इतनी मजबूती से लोग उनको याद करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि मेरा उत्तरदायित्व एक पुत्र होने के नाते और उनकी इस लेगेसी को आगे लेकर चलने के नाते उन लोगों के प्रति भी मेरी जवाबदेही है जो आज भी उनके जाने के बाद उनको याद करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जाति की एक और राजनीति चल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, बटेंगे नहीं। वहीं पर समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर आती है, जिसमें पी से भी कई अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। पिछड़े भी हैं, पंडित भी हैं, डी से आपके दलित भी हैं, आपका ए से औरत भी कभी कहते हैं, कभी आदिवासी कहते हैं। तो ये बहुत सारी अगड़े भी आ जाते हैं उसमें। तो ये वाली राजनीति उनकी भी चल रही है कि वो अपने साथ लाना चाहते हैं। क्यों नहीं हम लोग उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को
एक साथ जोड़कर देखते हैं। क्यों ज़रूरत है हमें कि उसको पिछड़ा में देखें, अगड़ा में देखें, अलग-अलग जाति में देखें, अलग-अलग धर्म में देखें। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जब मैं बात करता हूँ, मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात करता हूँ। जब मैं यहाँ की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ के हर एक व्यक्ति की मैं बात करता हूँ और ये करनी होगी। आप मुझे बताइए, जब महामारी आई थी और जब सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग आने के लिए मजबूर थे, तो क्या उसमें सिर्फ पिछड़ा वर्ग के थे, सिर्फ अगड़ा वर्ग के थे, सिर्फ इस जाति के थे, सिर्फ उस धर्म के थे? हर व्यक्ति था उसमें। तो ऐसे में जब तक आप हर किसी को सशक्त नहीं करेंगे, और मैं 21वीं सदी का, श्वेता जी, पढ़ा लिखा युवा हूँ, मेरी लड़ाई अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं पर कैपिटा इनकम की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में ईज़ ऑफ बिजनेस की बात करना चाहता हूँ, ईज़ ऑफ लिविंग देने की मैं बात करना चाहता हूँ, सबको साथ लेकर चलने की बात करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का हर एक युवा सक्षम हो, सामर्थ्य हो, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जाति में बांट कर ना मिले। इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, चूंकि सांसद हैं आप और मंत्री हैं आप, संसद सत्र शुरू होने वाला है, बड़ा हंगामेदार इस बार होगा। अयोध्या से लेकर नीट पेपर लीक तक सारे मुद्दे वहां पर उठेंगे। लेकिन एक दूसरी चीज जो बढ़ रही है वो ये है कि एनडीए का कुनबा बढ़ गया है थोड़ा सा। कुछ ऐसे बिल जिस पर आप लोगों ने कोशिश की लाने की लेकिन आगे नहीं हुआ, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर बनेगी बात? डिलिमिटेशन हो गया, महिला आरक्षण हो गया। देखिए, मैं ये पारित क्यों नहीं हुए, मुझे इस बात पे भी आश्चर्य है। अब ये वही राजनीति है जहाँ पे आप फॉल्स नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं। पिछले सेशन में जब हम लोग इसको पारित करना चाहते थे, तो उस वक्त यही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों ने एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया कि इसकी आड़ में ये करना चाहते हैं, उसकी आड़ में वो करना चाहते हैं, महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। तो प्रभु, डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल आपको करना है ना। और ऐसे में जब हम लोग आपकी सोच के आधार पे डिलिमिटेशन हम लोग करने की सोच लाए हैं, साउथ की पार्टियों को हमेशा इस बात की शिकायत रही, चिंता रही कि पॉपुलेशन के आधार पर होगा तो हम लोग की संख्या कम हो जाएगी। अब तो हम लोगों ने उस आधार को भी हटा दिया। हम लोग हर राज्य में जितनी सीटें हैं उसकी 50% सीटें बढ़ाकर हम लोग उस राज्य में जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आए, और उसी के आधार पर फिर विमेन रिजर्वेशन भी उसी आधार पर हम लोगों ने करने का प्रस्ताव लाया। इसको इंटरलिंक किया ताकि किसी को शिकायत ना हो। आज अगर मौजूदा स्वरूप में हम लोग बोले ना कि हम लोग महिला आरक्षण विधेयक, हम लोग ये नारी शक्ति अधिनियम हम लोग लेकर आते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी भागेंगे। इनके दलों में आप देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं को ये लोग मौका देने का ये लोग कार्य करते हैं। उसमें जब 1/3 करना पड़ेगा इन लोगों को, तो इन लोगों की चिंता जागेगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो 5 में से 2 महिला हैं ही, मैं तो 40% आरक्षण दे के चल ही रहा हूँ, तो मुझे वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत इनको होगी। आपकी सहूलियत के लिए डिलिमिटेशन लेकर आए। आज की तारीख में हकीकत है श्वेता जी, आप देखिए एक एक सांसद के ऊपर somebody is having 2 million population, 2.5 million population, 3 million population, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे महज कुछ लाख ही हैं आबादी। तो इतना वेरिएशन चल रहा है। तो ऐसे में हर सांसद को अपने क्षेत्र में लोगों में ध्यान देने के लिए एक हिसाब का मौका मिले, बराबरी का मौका मिले, उस सोच के साथ हम लोग लेकर आए। बट आपने सही कहा, एनडीए का कुनबा बड़ा है, अच्छी बात है, ज़्यादा सोच वाले लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये तमाम विषयों का हल हम लोग निकाल लेंगे। और कुनबा कैसे बढ़ रहा है ये अलग विवाद का विषय हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी हम चूंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी की बात करते हुए आखिरी 2 मिनट का समय है, और मैं आपसे अब योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो कामकाज किया है, उनके लॉ ऑर्डर का मॉडल एनडीए के कई दूसरे मुख्यमंत्री भी यहाँ से प्रेरित होकर ले रहे हैं। पर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा रिजल्ट्स ने एक तरीके से आईना भी दिखाया था। आप चाहे नैरेटिव कहें, लेकिन पूरी तरीके से नैरेटिव था। अगर ये सोच लें तो भी तो आती आत्मविश्वास होगा। तो इस बार क्या आपको संकेत मिल रहे हैं? आपकी आज कार्यकारिणी की बैठक हुई है, क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूं कि अपनी सीमाओं में जितना मौजूदा मुख्यमंत्री जी से हुआ उन्होंने किया है, और वो उत्तर प्रदेश को एक ऐसे दौर से निकाल कर लाए हैं। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में एक सांस में इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोनों राज्य ऐसे रहे हैं जहां पे परिस्थितियां अलग रहीं। अलग अलग कालखंड में राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे राज्यों को लूटने का काम किया। भले वो राजद जैसे दल बिहार में रहे हों, या यहाँ पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे दल यहाँ पे रहे हों,
उस खाई से राज्य को निकालना ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे लगता है, उन परिस्थितियों को काफ़ी हद तक संभालने का काम किया, पर अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एक लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है। और मैं मानता हूं कि ऐसे में हम लोग साथ मिलकर उस राज्य का निर्माण हम लोग ज़रूर कर पाएंगे, एक विकसित राज्य का निर्माण जो इवेंचुअली विकसित भारत में अपना योगदान देगा। और कार्यकारिणी में आपके जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनका क्या फीडबैक रहा कि एलजेपी की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में कितनी है? कितनी देखिए, अब जगह है मैं आपकी पॉलिटिक्स के लिए? अब मैं इसको अपने शब्दों में बोलूँगा तो स्वाभाविक है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं अपने बारे में अच्छी बात बोलूँगा, बट ये फीडबैक मैं चाहता हूँ कि आप लेकर मुझे दें। मीडिया से ज़्यादा निष्पक्ष और कोई नहीं हो सकता। मेरी स्वीकार्यता का मूल्यांकन आप करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मंच पे थैंक यू, आने के लिए। थैंक यू।